ये सजता संवरता निखरता ये देश, जैसे कोई दुल्हन बदलती हो भेष। तो बता दो कि तुम कम नहीं, विजय का लगाना है, तुम खड़े हो। राम राम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइस, आप सब जानते होंगे कि G20 समिट्स अभी दिल्ली में चल रही है और G20 के जितने भी मेंबर्स हैं उसकी जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इस G20 समिट्स को अटेंड करता है। तो गाइस, आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि G20 होता क्या है। G20 समिट्स में हर साल G20 के जो प्रसिद्ध मेंबर्स कंट्रीज होते हैं उनकी जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो क्यों डिफरेंट कंट्री में जाके एक सम्मेलन करती है, इसका नतीजा क्या होता है और इसके पर्पस क्या होते हैं। तो ऐसी ढेरों सारे सवाल हैं जिनकी जवाब हम पूरी वीडियो में देंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें दोस्तों पहले हम लोग समझते हैं G20। तो G20 से पहले हम लोग को जाना पड़ेगा G7, जो कि आप सुने होंगे G7 भी। तो चलिए हम लोग पहले G7 के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद हम लोग G20 को देखेंगे। तो G7 क्या है दोस्तों? G7 7 डेवलपिंग नेशन की एक ग्रुप है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स डेवलप जो कंट्रीज है उसकी एक ग्रुप है। तो दोस्तों हम लोग पहले ये समझते हैं कि G7 को बनाया क्यों गया, क्योंकि कोई भी चीज ग्रुप बनाया जाता है उसके पीछे एक मकसद होती है, एक पर्पस होता है। तो हम लोग चलते हैं अर्ली 1970 में। बात है 1970 की, जब दुनिया में आर्थिक तंगी की हालत से गुजर रहा था। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, इसमें से बेसिकली जो मेन रीजन था वो ऑयल क्राइसिस। दोस्तों G20 से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा G7 के बारे में। बात है अर्ली 1970s की, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन बेसिक जो मेन रीजन है वो ये ऑयल क्राइसिस तब शुरुआत हुई जब अरब देशों ने एम्बार्गो को लागू कर दिया। अरब देशों का कहना था कि जो भी इजराइल को सपोर्ट करेगा इससे प्रभावित होने वाले सबसे जो मुख्य देश थे वो वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो दोस्तों ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल के ऊपर काफी निर्भर करता था, जिसके कारण वहाँ पूरे इकोनॉमी जिसके फलस्वरूप वहाँ के सारे सरकारों ने मिलकर एक प्लानिंग किया और बहुत सारे मीटिंग करने के बाद अंततः 1973 में अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक मीटिंग रखा जाता है, जिसमें सारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर और यहाँ से स्थापना होती है। इस मीटिंग को अटेंड करने में USA, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम मुख्य रूप से रहता है। बाद में 1975 में इटली और जापान ज्वाइन करता है और 1976 में इसमें कनाडा आती है, जिसके बाद ये G7 देश का है। इसी प्रकार दोस्तों 1998 में रसिया इसमें ज्वाइन करता है और रसिया ने क्रीमिया पे अटैक करके उसको कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसे और फिर G8 से G7 बन गया और अभी G7 है। अब आते हैं इसकी मकसद क्या होती है। तो बेसिकली इसकी मकसद एक ही थी, आर्थिक तौर पे हम लोग मिल के कैसे प्लान करके आगे बढ़ा जा सके। सामूहिक तौर पे ये जो G7 की कंट्री है उसमें के मोस्ट डेवलप्ड जो कंट्री थी उसकी एक समूह है, इसलिए बोला जाता है कि आर्थिक रूप से संपन्न देशों की एक समूह है जिसको G7 बोला जाता है। तो दोस्तों अब अगर दोस्तों बात करें हम लोग G7 के मेंबर्स की, तो फ्रांस, USA, इटली, ये सब जो कंट्री है ये G7 की मेंबर है। अगर दोस्तों हम लोग G7 देशों में बहुत सारे कॉमन थे, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। और बात करें दोस्तों तो ये सारे कंट्रीज वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से और दोस्तों सबसे जो बड़ी कारण थी ये सबकी प्रॉब्लम सेम था, जिसके कारण ये सारे देश एक साथ इकट्ठे हुए। क्योंकि एनर्जी क्राइसिस, जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन की जब वार हो रही थी तो यूरोप में कैसे एनर्जी क्राइसिस हो गई थी, ठीक इसी प्रकार 1973 में भी हुआ। तो दोस्तों हमारे जयशंकर साहब ने ये बोले थे कि वेस्टर्न प्रॉब्लम इज ओल्ड प्रॉब्लम बट ओल्ड प्रॉब्लम इज नॉट वेस्टर्न प्रॉब्लम।
यानी कि अगर यूरोप में कोई प्रॉब्लम है तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होती। ये मानसिकता को चेंज करनी पड़ेगी, ये हमारे मिनिस्टर साहब ने बोले थे और ये परफेक्टली है। जब भी आप देखो, अगर वेस्टर्न कंट्री को उलझा हुआ कोई युद्ध वगैरह में, तो उसमें वो सारे देश को इन्वॉल्व कर लेता है, लेकिन अगर दुनिया की कोई भी देश कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उससे यूरोप साइड ले लेता है। तो ये मानसिकता बदलनी चाहिए और धीरे धीरे। तो दोस्तों, ये सारे देश की एक कॉमन प्रॉब्लम था, जिसके कारण ये सारे देश एक साथ इकट्ठा हुआ और हाउ टू डेवलप आवर इकोनॉमिक्स, इसके बारे में चर्चा की और ये सब इकोनॉमिक्स को बेहतर किया जाए, इसके ऊपर वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती थी सालाना, जिसमें ये सब चर्चा किया जाता था और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता था, जिसके तहत वो सब आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन जो मेन मकसद इसकी थी, मेन अचीवमेंट था, मेन एम था, मेन गोल जो बोल सकते हैं हम लोग, वो अचीव नहीं हो रही थी। ये सबको रियलाइज हुआ G7 कंट्रीज को कि कहीं ना कहीं पूरे एक ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, पूरी ट्रेड जो है जितने भी है, ये पूरी ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है। तो हमें एक लार्ज समूह बनाना पड़ेगा उन देशों का जो अभी डेवलप कर रही है, डेवलपिंग स्टेज में है। तो यही से चालू होती है G20 की हम लोग क्यों ना दुनिया के जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसको एक साथ एक समूह बनाया जाए, जिसमें हम लोग मिल के वहाँ आर्थिक, अगर हम लोग कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम बनावे तो वहाँ से हम लोग को बेनिफिट होगी। और दोस्तों, इसमें 97 थी जब एशिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, जैसे इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस को देखने को मिला था। और यहीं से G7 देशों को लगा, ये रियलाइज होती है कि क्यों ना हम लोग डेवलपिंग नेशन को भी एक साथ लावें और एक ऐसी मास्टर प्लानिंग इकोनॉमिक्स के बनावें कि हम लोग आर्थिक तौर पे, क्योंकि तब तक पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन फैल चुकी थी और ग्लोबलाइजेशन होने के कारण अगर कहीं भी आर्थिक मंदी पड़ती है कोई भी देश में तो उससे पूरी इफेक्ट होता था। जैसे कि अभी हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन वार में, जब रसिया और यूक्रेन की वार होगी तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण इफेक्ट हुई, कोई कम होता कोई ज़्यादा होता, लेकिन होती पूरी दुनिया है। तो दोस्तों, 26 सितंबर 1999 को G7 की बैठक जो फ्रांस में हो रही थी, वहाँ एक डिसीजन लिया गया, क्यों ना हम लोग पूरी दुनिया में जो भी डेवलपिंग नेशन है उसको एक साथ शामिल करके हम लोग एक आर्थिक प्लान बनावे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसी रियलाइज हो रही थी G7 देशों की कि इसमें हम लोग को G7 से ज़्यादा फायदा नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया को जोड़ने की जरूरत है। तो यहीं से दोस्तों चालू होती है G20 की कहानी। लेकिन इस समय था कि केवल फाइनेंस मिनिस्टर की सालाना मीटिंग होती थी। अब बात करते हैं लोग 2008 की, जहां पूरी दुनिया को ये लगा कि केवल फाइनेंस में क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हम लोग एक मीटिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग को हर क्षेत्र में, चाहे वो कल्चर के क्षेत्र में, अगर ट्रेड के क्षेत्र में हो और टूरिज्म के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र को इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तब यहाँ से चालू होता है हेड ऑफ द स्टेट, जो भी माने कंट्री, जो भी इसकी मेंबर होगा, उसकी जो हेड होगा, उसकी सालाना एक जगह मीटिंग होगी और यहाँ से चालू होती है। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कि टूरिज्म का जो था मीटिंग, वो आपका हुआ कश्मीर में, कल्चरल का था वाराणसी में हुआ। ऐसा ही विभिन्न प्रकार की जो मीटिंगें थी वो अलग अलग समूह की मीटिंग अलग अलग जगह रखा गया। और हम लोग देखेंगे कि हर स्टेट में भी एक मीटिंग रखी जाए। तो दोस्तों, जो होस्टिंग कंट्री होता है वो भी पर्सनली बहुत सारे देश को इनवाइट करता है, इसमें से इंडिया भी है 9 कंट्री को इनवाइट किया है, जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर। इस होस्टिंग कंट्री कोई भी कंट्री को इनवाइट कर सकता है। तो इसमें 9 कंट्री को इंडिया ने इनवाइट किया हुआ है। इसमें आपका बांग्लादेश, इजिप्ट, USA, ओमान, मॉरिशस, सिंगापुर और नीदरलैंड, इतने कंट्री को इंडिया ने इनवाइट किया एज ए गेस्ट कंट्री के तौर पर। तो गाइस, अगर बात करें हम G20 देश
ग्लोबल कितने परसेंट ट्रेड और कितने परसेंट इसमें जीडीपी है, तो 85% वर्ल्ड का जीडीपी का 85% G20 के पास है और 25% ग्लोबल ट्रेड। समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये समूह है। तो गाइस इतनी बड़ी समूह G20 इतनी बड़ी देश है जिसमें अब अफ्रीका भी इसमें शामिल हो चुका है। तो गाइस G20 में 19 कंट्री प्लस 2 यूनियन, क्योंकि एक पहले था यूरोपियन यूनियन, लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी समूह बन चुका है अभी। तो गाइस अगर हम समझें कि इसको चलाने के लिए एक फोरम बनाया गया जिसको हम लोग ट्रैका बोलते हैं। ट्रैका वो चीज़ है जैसे कि उसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रेजेंट होस्टिंग कंट्री, पास्ट होस्टिंग कंट्री और फ्यूचर होस्टिंग कंट्री, इस सब तीनों में कोई एक कोऑर्डिनेशन होती है और यही G20 को समिट को चला। तो गाइस 2023 में जो मेन फोकस किया गया था वो ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन लीड्स के बारे में ज़्यादा उसे फोकस किया गया था। तो गाइस आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर हम बात करें G20 की तो इसमें बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन जितना हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना था G20 का, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता दिए। कुछ अभी प्रेजेंट से रिलेटेड आपको जितनी नॉलेज देनी थी उतनी बता दिए। लेकिन इसमें गाइस एक बड़ी समूह है और एक पूरे ईयर सालों भर मीटिंग चलती है। जैसे कि अभी 2 दिन का तो स्टेट्स के हेड का मीटिंग था, बाकी आप अलग अलग स्टेट में देखेंगे मीटिंग अरेंज की जा रही थी। अलग अलग मिनिस्ट्री पर मीटिंग होती है, जैसे होम मिनिस्ट्री का होम मिनिस्टर के साथ हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर का हुआ है, आपका विदेश मंत्रालय का होता है। तो इस तरह के सारे मिनिस्ट्री अलग अलग मीटिंग भी करते हैं। तो इस तरह से अगर हम पूरी मिनिस्ट्री का है और पूरे जो समिट 2 दिन चला उसमें क्या क्या हुआ, अगर ऐसे बनाओ तो एक स्पेशल वीडियो बन जाएगी। अगर इसमें करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए गाइज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।